तो मेरा रूल है, नाइट ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, मैं भी जान रहे हैं। जयराम जी भी लगभग 1.5 साल पहले आए थे प्रखर के रूप में ही, और झारखंड में कीर्तिमान हासिल किया उन्होंने, सबसे यंग ब्लड में। लेकिन मुझे ही कॉल करके बोला जाता है कि आज रात में आज आपकी बनती है कि जितने भी बस या फिर ट्रांसपोर्टिंग बसेस हैं या व्हीकल हैं, आप उन पे किसी न किसी तरीके से नकेल कसें। और नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हूं जो नाम के लिए मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना नाम, अपना मुकाम दोनों बना रखे हैं, समाज सेवा में भी अग्रसर हैं। आइए मिलते हैं उनसे, डॉक्टर कुमार सौरभ से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। सर, संक्षिप्त परिचय दे दीजिए थोड़ा अपने ऑडियंस को। मैं डॉक्टर कुमार सौरभ, अभी मैं अभ्युदय आरोग्यशाला अपने क्लिनिक पे हूँ और पूर्व में मैं सदर हॉस्पिटल कोडरमा में कार्यरत रहा हूँ, और उससे पहले मैं दिल्ली में था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल और दादा देव हॉस्पिटल में मैंने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। और बेसिकली अगर मेरा अपना परिचय बोला जाए तो मैंने दिल्ली में अपनी बेसिक जो भी एजुकेशंस हैं मैंने वहाँ से किया। फिर मैंने अपना MBBS जो है SSR मेडिकल कॉलेज मॉरिशस से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद इंडिया वापस आकर के मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में अपनी ट्रेनिंग ली, इंटर्नशिप कंप्लीट किया, फिर वर्क किया, फिर आज आपके जिले में यहाँ पे हूँ मैं। सर, अब चर्चे के मोहताज में नहीं है, बाजार में लोग आपको जानते हैं, जिले में भी लोग आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। मेरा पहला सवाल होगा सर आपका कि आप सदर अस्पताल में नियुक्त हुए थे और नियुक्ति के बाद आपकी बर्खास्तगी अचानक से हो गई, क्या कारण रहा और क्यों रहा? मानो आपको मैं इसमें काउंटर करूंगा कि नियुक्ति के बाद अचानक से बर्खास्ती नहीं हुई। 2.5 साल का पीरियड था जी। मैंने अपनी लगभग 2.5 साल का सेवा पूरा मैंने सदर हॉस्पिटल को दिया, कोडरमा की जनता को दिया। बट मेरे लाइफ का एक रूल है कि जहां पर भी एक गलत डायरेक्शन में चलने लगते हैं या फिर कुछ उस तरह का माहौल बनने लगता है कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उन चीजों से थोड़ा साइड हो जाता हूँ। वही इशू सदर में भी रहा था। सदर की बात करूँ तो मैं पूरे स्वास्थ्य विभाग की बात कर सकता हूँ कि ये बात तो आज पूरे 1 साल से आप लोग खुद देख रहे हैं। फरवरी के बाद से जब से मैंने एक्सपोज करना शुरू किया तो आप देख रहे हैं कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था, बोलना तो मुझे पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली अपने जिले की बात कर रहे हैं। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है, ये बिल्कुल एकदम मैं बोलूँ तो धराशायी हो चुकी है। जो आप 1 साल पहले सुनते थे स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, सदर के बारे में जो एक धारणा थी लोगों की, वो धारणा कहीं ना कहीं टूट गई। सदर अस्पताल में रहने के बाद आपने बहुत स्कैम को देखा भी, और अचानक जब आपकी बर्खास्तगी हुई, स्कैम को आपने उजागर भी किया। तो क्या सच में स्कैम होता है सदर अस्पताल में, कि लोगों की, गरीबों को लूटा जाता है केवल वहाँ पे स्कैम के नाम पे? मैं सिर्फ सदर अस्पताल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जितनी भी सरकारी संस्थान, अभी प्राथमिकता में स्वास्थ्य सेवा को देता हूँ, तो स्वास्थ्य सेवा की जो संस्थान है वहाँ पे सबसे पहले तो सिर्फ स्कैम्स नहीं होते, वहाँ पे फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, थर्ड जाकर के स्कैम हो जाता है। वो फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं सदर हॉस्पिटल में था, पूरे 2.5 साल मैं जब सेवा दे रहा था, तो डे 1 से मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आई डोंट नो, मे बी उनको मेरा नाम नहीं पसंद आया हो। नाम तो बहुत सुंदर रखा है माता। नहीं, आपने जय श्री राम का नारा एक स्लोगन दिया जिले में, और लोग कहीं ना कहीं यंग यूथ इसके पीछे बहुत ज्यादा टूट भी पड़े। हो सकता है कि आपके लिए वो किसी तरीके का खतरा साबित हुआ हो। मे भी हो सकता है, लेकिन जय श्री राम का नारा सदियों से चलता आ रहा है, मैंने नहीं दिया। ये एक पुरानी हिंदुत्ववादी सोच है हमारी, तो सर हम भी जय श्री राम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो हमारे दूसरा हमारा प्रश्न होगा, सदर अस्पताल हमारे 2 जिलों के बीच में अवस्थित है, कोडरमा और नवादा के बीच में घाटी पड़ता है।
तो कभी ट्रामा सेंटर के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले जिक्र सुना था कि जिले में बहुत जल्द ट्रामा सेंटर स्थापित हो जाएगा। आपके रहते ये सब कभी हुआ बातचीत कि ट्रामा सेंटर हमारे जिले में भी आ जाएगा? आप सोचिए, आपके माध्यम से मैं जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि अगर ये कर्मा का मेडिकल कॉलेज और हमारा ट्रॉमा सेंटर और सदर हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल बनना है अभी बाकी ही है, अगर ये काम अपने समय पे हो गए होते, आज लगभग 9 साल हो गए हैं, लेकिन ये धरातल पर नहीं आया। यानी इनका जो डेडलाइन था बनने का वो क्रॉस हो चुका है। आप सोचिए, आज हमारे यहाँ से पेशेंट को, जो भी हमारे अपने लोग हैं, उनको इलाज के लिए पटना, रांची, दिल्ली जाना पड़ता है। सिर्फ जाना ही प्रॉब्लम नहीं है, वहां जाने के बाद उनका जो खर्च होता है वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप एक चीज समझिए कि अगर रिम्स ही जाता है कोई, तो रिम्स जाने से क्या होगा? कोई खर्च नहीं होगा। वहां जाना आना भी महंगा पड़ता है, वहां रहना महंगा पड़ता है। अगर वो सारी सुविधाएं हमारे मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गया होता, हमारा ट्रॉमा सेंटर यहाँ बन गया होता, तो जो आप बोल रहे हैं घाटी में एक्सीडेंट होते हैं सारा चीज, तो हम एकदम यहीं पे ट्रीट कर सकते थे। लेकिन उसके लिए ट्रैवल कहाँ करना पड़ता है? बाहर ट्रैवल करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ का डेवलपमेंट हो चुका होता। क्योंकि आप कोडरमा को आप खुद ही जानते हैं, आप मेरे से ज्यादा यहाँ रहे हैं, तो आप खुद जाने हैं कि यहाँ पे तो ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। रोजगार मुद्दा भी हमारे इस टॉपिक पे रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मूव करना चाहूंगा। अस्पताल नियुक्ति हुई, बर्खास्तगी हुई, ये सीन के बाद अचानक से आप समाज सेवा की ओर अग्रसित हो गए। उसके बाद आप राजनीति में आ गए। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा आपका? क्या करना चाह रहे थे, क्या करना चाहते हैं? कॉमन सी चीज, हम लोग आम जनता है, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आम जनता वाली पार्टी, अपनी आम जनता की बात कर रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ और मेरे अपने सपने होते हैं, हर किसी के अपने सपने होते हैं। तो जब हम एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा एक सपना था कि हम लोगों को अपना बेहतर सुविधा दे, सेवाएं दे। तो वो चीज सोच करके मैं दिल्ली छोड़ करके अपने जिले वापस आया सर, कि अपने जन्म स्थान को मैं सेवा दे सकूं। आने के बाद यहाँ पर क्या देखा कि जो व्यक्ति काम करता है उसको तंग किया जाता है। मेरे सदर की आप बात कर रहे हैं, सदर का 2.5 साल का पीरियड में मेरी 136 घंटे की ड्यूटी लगती थी अगर महीने में, तो दूसरे जो परमानेंट डॉक्टर जो घूस देते थे या घूस दे करके आते थे, अपनी नियुक्ति कराते थे, वो 70 घंटे की ड्यूटी करते थे। जो डॉक्टर दारू पी करके ड्यूटी करते थे उन पे आज तक एक्शन नहीं लिया गया। एक डॉक्टर पे कार्रवाई हुई भी थी, उसको सतगावा ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन उस लेटर को पैसा लेकर के दबा दिया गया। कुछ डॉक्टर्स वहां पे पैसा देकर के अपनी ड्यूटी दूसरों से भी करवा लेते थे। आप सोचिए, मैं 136 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, वही बाकी डॉक्टर्स उस चीज को ऐसे निपटा रहे हैं। ठीक है, मैंने 2.5 साल झेला। अब आप क्योंकि इसमें बर्खास्त की बात कर रहे हैं कि मुझे बर्खास्त, तो बर्खास्त क्यों किया गया, वो बहुत बड़ा रीजन था। जनवरी में इन लोगों ने मुझे फोर्स किया कि आप मुझे इस भ्रष्टाचार में सहयोग कीजिए। जो सदर प्रशासन है, आप सारे नाम से परिचित हैं, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि इसमें मदद करना है, लेकिन मैंने रिफ्यूज किया, क्योंकि क्यूरेस्टा में सारे इमरजेंसी के पेशेंट, आयुष्मान के पेशेंट को भेजने की बात की गई, जिसको मैंने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद मुझे सतगावा ट्रांसफर कर दिया गया जान करके। फिर मैं मीडिया में गया, मैंने मीडिया ट्रायल किया, जिस कारण से उस लेटर को रद्द कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने सदर में मुझे फिर से ज्वाइन कराया, लेकिन तब भी दिल नहीं भरा। तो 10 फरवरी 2023 को इन लोगों ने मुझे टर्मिनेट करके मुझे एफआईआर मेरे ऊपर डाला। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, सदर से अचानक बर्खास्तगी हुई, बर्खास्तगी होने के बाद आप जेल भी गए, और जेल से जाने का कुछ कारण पब्लिक के सोर्स से हमें ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं आपने शासन प्रशासन दोनों को टारगेट किया। तो क्या उचित था कि शासन प्रशासन को हमें टारगेट करना जरूरी था? देखिए, मैंने बोला ना मैं आम आदमी हूँ। मैंने सदर प्रशासन के जो सिविल सर्जन है उनसे पहले बोला, सर मेरी नौकरी क्यों खा गए, मुझे मदद कीजिए, मेरी क्या गलती थी? क्योंकि मुझसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा उन लोगों ने, डायरेक्ट नौकरी खा करके एफआईआर कर दिया। जब सिविल सर्जन ने मदद नहीं की तो मैं अपने डीसी के पास गया। डीसी को पूर्व में मैंने 1 महीने पहले ये सारी चीजें
बताई हुई थी। जब वहां से भी मदद नहीं मिली तो फिर मैं अपने विधायक के पास गया। यानी ये टाइम फ्रेम हुआ, एक दिन में ये सारी चीजें नहीं हुई। 6 महीने 7 महीने लग गए मुझे हर किसी को टच करने में। और जब विधायक ने जब नहीं दिया तो मैं एक दिन विधानसभा गया, वहां पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए। वहां पे भी जब सुनवाई नहीं हुई तो विधानसभा के बाहर में जब खड़ा था तो मुझे लगता अब यहाँ की कुर्सी लेनी पड़ेगी, तभी मेरी बात कोई सुनेगा। आपने यहाँ के लोकल राजनेताओं से पक्ष विपक्ष दोनों से सहयोग मांगा, बिल्कुल। आपको वहां से सहयोग मिला नहीं या फिर कोई देना नहीं चाहे? अब जो भी उनका रीजन हो, क्योंकि इस सारी चीजों का सारांश एक ही चीज है, भ्रष्टाचार। ये जो भ्रष्टाचार है ये सब जगह है, व्यापक मात्रा में। हर पायदान पे भ्रष्ट लोग हैं, तो मदद कौन करेगा मेरी? आप अगर राजनीति में सक्रिय होकर आते हैं और किसी अच्छे टिकट के तहत आपको विधानसभा, लोकसभा या फिर यहाँ नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या फिर आपका मन हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहेंगे या फिर राजनीति को निष्क्रिय करना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। दूसरी बात, मैं अभी आने वाले पूरा समय मैं कोडरमा की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा अभी राजनीति से कोई पर्टिकुलर सरोकार नहीं रहा, पहले भी नहीं था। मेरी कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। वो तो व्यवस्था थी कि कोई सुन नहीं रहा है तो मुझे उस कुर्सी को चाहिए ताकि मैं किसी दूसरे की मदद कर सकूं। तो जनता फिर डिसाइड करेगी कि मैं उस कुर्सी के काबिल हूं या नहीं हूं। अगर जनता डिसाइड करेगी तो डेफिनेटली इलेक्शन फाइट किए जाएंगे फिर से। सर, मैं भी इस जिले का निवासी हूँ और तकरीबन 4-5 पीढ़ी हमारी यहाँ पे गुजर चुकी है। और सबसे पहला मुद्दा यहाँ पे आता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का। ये 3 अहम मुद्दे हैं हमारे जिले के। और शासन हो या प्रशासन, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी लगता है कि ये होना चाहिए था, लेकिन कुछ होता नहीं है। जो भी आते हैं शासन प्रशासन के अधिकारी, नेतागण एक फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं, उसके बाद यहाँ से वो अपने ओर चले जाते हैं, अपने अग्रसर हो जाते हैं कहीं भी। लेकिन हम प्रायोरिटी हमारे यहाँ पे शिक्षा की थी। शिक्षा के बारे में यहाँ पे 0 है। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम देखते हैं तो स्वास्थ्य भी हमारे यहाँ पे 0 है। रोजगार के बारे में देखते हैं तो अभी रोजगार भी। अभी रिसेंट में दिल्ली से कुछ टीम आई हुई थी सदर अस्पताल में, जिन्होंने एक वाक्य कहा था कि रांची के सदर अस्पताल से अच्छा कोडरमा का सदर अस्पताल। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले पता कर रहा था कि वो खबर छापने वाला कौन पत्रकार है। आप बुरा मत मानिएगा, पर किसी पत्रकार ने ही छापा है। और दिन भर वो गाली देते हैं कि गोदी मीडिया है मोदी की। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताइए, आप भी यहीं के हैं, आप भी जाने की कोडरमा की पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दिया गया। सतगावा में कई महीनों तक डॉक्टर्स नहीं थे, इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई थी 1.5 महीने तक। और आप बोलते हैं कि सदर अस्पताल रांची के सदर अस्पताल से बेटर अच्छा है, बेटर। ये तो बहुत ही हास्यास्पद था। अब कैसे क्या क्राइटेरिया था पता नहीं। यहाँ के शिक्षा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निजी विद्यालय का हर साल प्रत्येक वर्ष जो एक रीडेवलपमेंट के नाम से चार्ज लिया जाता है, कहीं ना कहीं ये भी गलत है। आम जनता, आम पब्लिक को भी इससे परेशानी झेलना पड़ता है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मुझे भी झेलना पड़ रहा है इस सब चीज़ों को। यहाँ के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके बस को आप देख लीजिए, सारे बस का रजिस्ट्रेशन फेल्ड है। इसके बाद भी गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है। आप या तो अपने तरफ से कुछ समझा सकते हैं पब्लिक को, यहाँ के शासन प्रशासन को, क्योंकि आपका शासन प्रशासन से लगता है 36 का आंकड़ा ही है, तो हो सकता है कि आप अपने भाषा से समझाएं तो 2 मिनट के लिए उन्हें समझ में आ जाए। एक चीज तो है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो भी बात रखते हैं जनता के बीच में, उस पर काम तो होता है। अभी छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि तिलैया बाईपास में रोड बहुत खराब था। मैंने एक वीडियो चलाया, विद इन 48 आवर्स उस रोड को रिपेयर कर दिया गया, थैंक्स टू दैट कंपनी कि उन्होंने उसको रिपेयर किया। ये हमारी बात है। दूसरी बात, आप जब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की बात करें, मैं उस पर अभी कुछ कमेंट उतना नहीं करूंगा, बट लेकिन हाँ, जो आपने एक वर्ड उसमें ऐड किया कि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, उसमें मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसा देखा है कि उसमें बहुत सारे ओल्ड पीपल उस गाड़ी को चला रहे हैं। बिल्कुल।
बच्चे की कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे उस वैन में होते हैं। एक बार तो हमने देखा कि वैन का दरवाजा भी खुला हुआ है, रॉन्ग साइड से बच्चे लेके वो रोड पे चला रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों को मैं चाहूंगा कि जो भी उन प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं इस चीज को देखें। कोडरमा डीटीओ साहब, आपसे निवेदन होगा कि इस पर आप अपना ध्यान दें। और वस्तु स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। निजी विद्यालय जो भी है यहाँ पे अपने बस के सेवाएं या फिर जो भी अपना ट्रांसपोर्टिंग है, इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़िले का एक मात्र शहर झुमरी तिलैया होने के कारण 2-2:30 बजे के बाद जब छुट्टी होती है तो पूरा झंडा चौक जाम हो जाता है। तो आप उसके लिए भी किसी तरीके का निराकरण निकाल सकते हैं। और सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी बनती है कि जितने भी बस या फिर ट्रांसपोर्टिंग इस बसेस हैं या व्हीकल हैं, आप उन पे किसी न किसी तरीके से नकेल कसें और बुजुर्गों से गाड़ी चलाना बंद करें। इस साल सदर अस्पताल कोडरमा में नियुक्त रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए सदर अस्पताल के बारे में। हमारी जो भी दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं, आप टर्मिनेट कैसे हैं वो उसके बारे में बहुत चर्चा का विषय बना रहता है जिला कोडरमा। उसको लगता है कि कोई कारण होगा या फिर किसी को लगता है कि हो सकता है कि आप माइनस वीक पॉइंट में होंगे, तो आप विशेष रूप से इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। अगर आप मेरे 10 महीने के पूरे फेसबुक के जितने भी लाइव हुए हैं, जितनी चीजें हुई हैं, उस पर आप कमेंट्स भी अगर देखिएगा ना, जाकर के कैलकुलेट कीजिएगा तो 99.999% लोगों ने मेरे प्रो में कमेंट किया है। 0.001 जो बच रहा है वो नेगेटिव कमेंट। वो नेगेटिव कमेंट उन लोगों के द्वारा है जो उन लोगों को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं। तो ये एक चीज शो करता है कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छी सेवाएं देने की कोशिश की है, तो मुझसे लोग नाराज नहीं है। अब आप बोले कि ज्वाइनिंग, तो मैं आपको बताता हूँ सदर ज्वाइनिंग डे 1 से ही मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किया गया। मेरी ज्वाइनिंग 26 नवंबर की है, ठीक है। मुझे उसी दिन 2 दिन रोस्टर नहीं बना है, रोस्टर बनने में अभी टाइम है, लेकिन मुझे ही कॉल करके बोला जाता है कि आज रात में आज आपको नाइट ड्यूटी करनी होगी। आप सोचिए ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई, आज पेपर दे के आया, डॉक्यूमेंट दिया, कोई रोस्टर नहीं बनी। यानी हरासमेंट करने का पहला ही सिलसिला उसी दिन से शुरू हो गया। तो जबकि वो ड्यूटी की, उसके बाद वो ड्यूटी मैनेज नहीं हुई है मेरी, बाद में कोई उसको मैनेज करने वाला नहीं, वो एक्स्ट्रा हो गई। हो सकता है वो एक दिन एक्स्ट्रा मैंने सदर में काम कर दिया। फिर इन लोगों ने 136 घंटा का ड्यूटी का बनाया, अब चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, अब रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे क्या होता था, जो परमानेंट डॉक्टर्स हैं, मेरी बहाली डीएमएफटी के थ्रू हुई, आयुष्मान के थ्रू, तो मुझे सदर में ही रहना है। सदर के बाहर कहीं मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, यानी सरकारी काम कहीं और करना नहीं है, मुझे सदर में ही देना है। जब मैं सदर ज्वाइन किया तो वहां पे क्या हुआ, मुझे नाइट ड्यूटी भी ज्यादा देते थे, मेरे से ज्यादा आवर्स की ड्यूटी कराना शुरू कर दिया। फिर वहां पे जब मैं बच्चे डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक मेरा फेवरेट होता है, बच्चे मुझे बहुत पसंद है, तो जब पीडियाट्रिक यूनिट की बात आई तो मैंने देखा कि आयुष्मान में बच्चे एडमिट होते हैं तो वहाँ पे भी इंसेंटिव्स बनते हैं, और मेरी बहाली आयुष्मान से है। तो मुझे पता चला कि इफ आई वर्क वेरी हार्ड एफिशिएंटली तो मेरे इंसेंटिव्स भी अच्छे बनेंगे। और पैसा किसको पसंद है? पैसा सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है बहुत पैसा कमाने भी आया है। तो मैं बच्चा डिपार्टमेंट, क्योंकि पूरे नाइट को या दिन को मैं ड्यूटी में हूँ, अगर संडे को कोई दूसरा डॉक्टर पीडियाट्रिक वहाँ पे नहीं आता था निको में, मैं जाकर के डिलीवरी करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन यानी मेरा फेवरेट हुआ करता है, तो मैं डिलीवरी भी करवाने में मदद करता था और बच्चे भी मैं वहाँ देखता था। तो क्या हुआ, मैंने बच्चे एडमिट कर दिए वहाँ पे। जब मेरा रूल है कि मैं देखूंगा तो मैं एडमिट करूँगा, या तो वो पर्टिकुलर विभाग का डॉक्टर आकर के उसको एडमिट कर दे, या तो मैं करूँगा तो मैं उसमें अपना साइन करूंगा। इस चीज से पूरे विभाग के डॉक्टर वहाँ नाराज हो गए, ऑप्शन गायनी में नाराज हो गए, पीडियाट्रिक्स में नाराज हो गए। अब ये बात समझने की है क्यों नाराज हुए, क्योंकि उनका जो इंसेंटिव बनना था वो किसको मिल जाएगा, उसे मिल जाएगा जी। यानी वो ड्यूटी भी नहीं करेंगे और मलाई भी चाहिए। तो मेरा रूल है
नाइट ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, मैं डिलीवरी देख रहा हूँ, मैं पीडियाट्रिक बच्चे देख रहा हूँ, तो मैं एडमिट करूंगा, उसका इंसेंटिव मुझे चाहिए। ये शुरू में आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हुए। फिर जैसे ही मैंने पीडियाट्रिक निक्कू की बात स्टार्ट की, आयुष्मान के तहत जबरदस्ती निक्कू में बच्चों को भर्ती करने का सिलसिला मैंने देखा। जैसे मान लेता हूँ मेरी डिलीवरी हुई है, बेबी हुआ है, बेबी को झूठ मूठ का, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बेबी को झूठ मूठ का निमोनिया दिखा देना, डिस्ट्रेस दिखा देना और बच्चे को एडमिट कर देना। आई थिंक निक्कू में 10 बेड है, 9 या 10 बेड है, वहां पे 25-25, 30 बच्चे एडमिट होते हैं। बेड 9 या 10 है, 11 है। इस पे यहाँ के जिला प्रशासन, सिविल सर्जन या डीएस जो भी हमारे जिले के हैं, उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया। उनको तो आमदनी होनी है ना। तब न मुझे रियलाइज हुआ कि आयुष्मान को कैसे मिसमैनेज किया जा रहा है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान लेके आए, मेरे फेवरेट है मोदी जी, क्योंकि 2014 इलेक्शन में मैंने उनके लिए काम किया, 19 इलेक्शन में काम किया, 24 में भी किया। तो मैं उनकी जो भी आयुष्मान की जो सेवाएं हैं मैं उनको समझा था। वो गरीबों को मदद करने के लिए बनी थी, 5 लाख पर ईयर पर पर्सन वो बना था गरीबों को मदद करने के लिए। लेकिन ये जो भ्रष्ट प्रशासन है, आपने जिनका भी नाम लिया, वो और प्रशासनिक जिला प्रशासन, ये सारे मिलकर के आयुष्मान का घोटाला करते हैं। हमें जबरदस्ती एडमिट कर देना, हमारे बच्चों को जबरदस्ती एडमिट कर देना, 5 दिन 10 दिन 15 दिन रखना, और उससे जो पैसा बनता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और क्या हुआ, जब पैसा मेरा आयुष्मान, क्योंकि मैं सर्जरी भी करता था माइनर, तो आयुष्मान का थोड़ा बल्क मेरा ज्यादा बन जाता था इंसेंटिव का, तो मैं मेहनत करता था, इसलिए बनता था। मैं पेशेंट रेफर करने की जगह सदर में रख के ट्रीट करता था, तो मेरा इंसेंटिव बनता था। तो जैसे मान लेते हैं मेरा 1,40,000 का बना, तो किसी दूसरे डॉक्टर का 20,000 का बनता था। 1,40,000 और किसी का 20,000, डिफरेंस 1,20,000 का है। यही डिफरेंस तो आपके लिए शायद घातक साबित है। यही डिफरेंस मेरे लिए घातक है। मैंने अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से पैसा कमाया, ना कि जबरदस्ती भर्ती करके कमाया। लेकिन उनको ये भी अच्छा नहीं लगा। उनको ये था कि मैं इसका पैसा उस समय के जो डीएस थे उनको दूं। फिर उसके बाद मैं डायलिसिस देखता था सदर का। आप सोचिए, ये जो प्रशासनिक भ्रष्टाचारी लोग हैं इतने गंदे हैं कि कहना नहीं। डायलिसिस आप समझ रहे हैं, पेशेंट इज अबाउट टू डाई, आज मरे, कल मरे, 1 साल बाद मरे, 2 साल बाद मरे, 3 साल बाद मरे, 5 years बाद मरे, मर जाएगा। पेशेंट इज ऑन बेड। उन पेशेंट का मैं डायलिसिस देखता था, तो उस समय के जो डीएस थे, प्रभारी डीएस, उन्होंने वहां से मुझे निकलवाने के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि वो मुझे वहां से निकाल देते, तो वहां पे जो मुझे सैलरी या जो भी इंसेंटिव बनता था वो उनको मिल जाए। यानी वहां से भी वो निकालने के लिए मेरे पीछे पड़े। डे 1 से ये लोग मुझे तंग कर रहे थे। फिर ये क्या करते थे, 6 महीने 10 महीने का वहां का पेमेंट रोक देते थे। पेमेंट इसलिए 15 लाख 20 लाख हो जाता था, रोक देते थे, ताकि उसका कुछ अमाउंट उस समय के डीएस को मिल जाए। अंततः इन लोगों ने उस कंपनी को प्रेशराइज किया मेरे खिलाफ कि इसको नौकरी से निकाल दो। उस कंपनी ने अपने लेटर में लिखा है, वी आर फोर्स्ड टू रिमूव यू डॉक्टर कुमार गौरव, वी आर फोर्स्ड टू रिमूव यू। अपनी मर्जी से कंपनी ने मुझे नहीं निकाला। आयुष्मान, यानी कि जो प्रशासन है उसको हर जगह से पैसा चाहिए, मरते हुए पेशेंट से भी कैसे निचोड़ा जा सके। आप सोचिए, ये सरकारी विभाग की बात बता रहा हूँ, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको मैं। कहानी तो चलती रहेगी भानु बाबू। सदर अस्पताल शमशान है, शमशान है, बिल्कुल। आप सोचिए, मुझसे वहां के सिविल सर्जन ने प्रेशराइज किया कि आप यहाँ के सारे पेशेंट क्यूरेस्टर रेफर कीजिए, और मैंने रिफ्यूज कर दिया। इसलिए मेरी नौकरी खा गए और मुझ पे एफआईआर कर दिया, झूठा आरोप लगा करके, और शायद इसी कारण आपको जेल भी जाना पड़ा। हाँ सर, आते हैं यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में जो बात हुई हो गई। अब हम थोड़ा रोजगार के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ के रोजगार में सबसे पहला एक
माइका अभ्रक जिसको कहते हैं यहाँ पे लोग, और ब्लू स्टोन। 2014 के बाद बहुत परिवर्तित हुआ हमारा जिला। विधानसभा में दल बदले, नेता बदले गए, उसके बाद भी जो स्थिति पहले थी आज भी है। लोग यहाँ रोजगार के नाम पर पलायन कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के शासन प्रशासन को भी? सर्वप्रथम झारखंड का अपना खतियान नहीं। जिस बात को हमारे माननीय बाबूलाल जी ने उठाया था, जिन्होंने जिस पे एक चर्चा की थी कि हम 32 के खतियान की बात करते हैं, चाहे वो 32 का हो या जो भी खतियान हो, एक स्टैंड पे हमारा कोई खतियान, या तो हम उसको कर दें या तो हम उसको ना करें। ये असमंजस की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। ये जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, जिस कारण से झारखंड में जो झारखंडी हैं और जो बाहर से भी आके कुछ लोग रहते हैं, उनके बीच में क्या हो जाती है, तनातनी हो जाती है। सरकारें अपनी जगह ठीक रह गई, आपस में मतभेद किसमें हो गया, बिहारी झारखंडी। लाभ किसी को नहीं होने जा रहा है, लेकिन मन मुटाव तो जरूर हो गया। सर, जिले के हम रोजगार के ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे अभ्रक और ब्लू स्टोन को लेकर, क्योंकि 2014 के पहले यहाँ पे आरजेडी सत्ता काफी थी और 2014 के बाद यहाँ बीजेपी। आप एक चीज मुझे बताइए, आप बोले आपके 4-5 जनरेशन यहाँ पे, जी बिल्कुल ठीक है, आपने 35-40 साल का जो राज रहा यहाँ पे कोडरमा जिला या पूर्व में जो हजारीबाग जिला था, उसमें आपने महिला सशक्तिकरण का बोलबाला देखा है। बिल्कुल। पूर्व में विधायक महिला थी, अभी विधायक महिला है। 40 साल का प्लस, 40 इयर्स प्लस का कार्यकाल महिला प्रशासन का रहा। आपको क्या लगता है कि ये सारे काम हो जाने चाहिए थे, वो हुए हैं या नहीं हुए? मेरे पिताजी मिटको सॉरी, हमारा जो जिला है चिखली, कोडरमा को अभ्रक नगरी बोला जाता है, आपको पता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हुआ करती। मिटको नाम की कंपनी यहाँ पे थी चंदवारा में, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसको MMTC भी बोला जाता है। कई वर्षों पहले 96 की बात है, तब इसको बंद कर दिया। एकमात्र सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री हमारे यहाँ थी, उसको भी हमारे जो जनप्रतिनिधि थे संभाल नहीं पाए। उस समय हमारे यहाँ आपने सुना हो कि हमारे बहुत धनाढ्य लोग भी हुए जो कि अभ्रक पत्थर से करोड़पति बने, जिसमें CH का नाम आता है, सहारा ग्रुप का नाम आता है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, इसमें बहुत पैसा कमाए वो लोग। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज सब बंद हो गया? जैसे ही झारखंड राज्य बना, पूरा माइनिंग मिनरल्स पे जो नियम बनना था, जो भी फॉर्मुलेशंस होने थे, वो आज तक पेंडिंग है 20 वर्षों से। या तो दो चीज है, हमारी सरकारें नहीं चाहती हैं कि हमारे अच्छा रोजगार हो, हमारे लोग अपग्रेड हों, हमारे लोगों के आय में वृद्धि हो, जिससे उनको एक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके। क्योंकि मुझे एक चीज अभी करंट के विधानसभा से समझ में आया कि आप पूरे 5 साल काम मत कीजिए, पूरे 5 साल काम मत कीजिए, अंत में जनता को गरीब बता करके कुछ पैसे बांट दीजिए, कुछ योजनाएं बांट दीजिए, वोट आपको मिल जाए। तो उन जनप्रतिनिधियों को पता है कि हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 लुभावने वर्ड बोल देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। तो ये जो पत्थर, ढिबरा, माइका का जो आप मुद्दा पूछ रहे हैं, इस मुद्दे को मुद्दा ही रहना है। अगर इसका समाधान हो जाएगा, आप भी पैसा कमाइएगा, हमारे कोडरमा की जनता भी पैसा कमाएगी, तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। सर, आप राजनीति में आते साथ भारतीय जनता पार्टी को ही चुने, और अभी रिसेंट में वर्तमान सरकार झारखंड में जो JMM की है, कुछ दिन पूर्व की बात है, जब 2024 विधानसभा के पहले
माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा हरी झंडी लगाया गया कि अबरक यहाँ पे चालू कर दिया जाए। और दूसरे दिन होते ही गरीबों का गाड़ी पकड़ा गया जो अपने बाइक से लेके अबरक जा रहे हैं, साइकिल से लेके जा रहे हैं, तो उनको पकड़ के अंदर भी किया गया। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल फॉल्ट था या फिर डिपार्टमेंटल प्रेशर कहिए इनको किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पूर्व की जो यहाँ की विधायक हैं वो मंत्रालय में रहने के बावजूद इस काम को नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड में विफल है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, बीइंग ए पार्टी मेंबर मैं एक चीज ये बोल सकूंगा कि हमारी पार्टी को तो बहुमत नहीं मिला। इससे पूर्व में भी बहुमत नहीं मिला था, सरकारें रही लेकिन स्टेबल सरकार उस समय भी नहीं रह पाई। जनता ने निर्णय लेकर के सरकारें बदल दी, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाई। और दूसरी बात, आपने विधायक की बात की, तो जिसका तो आपने देखा कि मैंने खुद विरोध किया। पार्टी में रहने के बावजूद भी मैंने अपने विधायक का विरोध किया। अब विरोध करने के बावजूद भी पार्टी का जो निर्णय है उसको सराखों पे रखा गया। उसी दौरान आपने देखा होगा कि मैंने चुनाव लड़ने का भी निर्णय ले लिया था जी, जिसको रोकने के लिए मुझे 1 महीने के लिए गलत आरोप लगा करके जेल में रखा गया। तो इसमें अब पार्टी की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी का आपने नाम लिया, तो बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो मैं आपको बोल सकता हूँ अगर हम बहुमत में आते हैं, जो थोड़े ड्रॉबैक्स हैं हमारे उसको अगर रिकवर किया जाए। क्योंकि जो मुझे अपने, जब मैं दिल्ली से वापस यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरा झारखंड बीजेपी से सरोकार नहीं रहा, पहली बात तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं दिल्ली बीजेपी में था, केंद्र में वहां पे मोदी जी की सरकार के लिए हमने मेहनत किया डॉक्टर्स की टीम में। जब मैं झारखंड आया तो हमारे यहाँ मुझे तो कोई भी प्रखर वक्ता ही नहीं मिला कि जो पूरे विधानसभा में आवाज उठा पाए। मुझे कहीं ना कहीं इस चीज की लैकिंग आज भी दिख रही है। पार्टी को हारने के ऊपर आत्मचिंतन करने का सलाह भी मैंने दिया था। इसमें एक चिंतन होना चाहिए कि हम हारे क्यों हैं। अब मुझे एक लगता है, तो आपके माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, नए सोच के लोगों को मौका मिलना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों से रूबरू है और लोग आपको जान रहे हैं। जयराम जी भी लगभग 1.5 साल पहले आए थे प्रखर वक्ता के रूप में ही, और झारखंड में कीर्तिमान हासिल किया उन्होंने। सबसे यंग ब्लड विधायक हैं वो। आप उनसे कहां तक प्रभावित हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यूथ को मौका मिलना चाहिए। जयराम जी ने एक चीज प्रूव किया है, जो एक टैगलाइन है, मनीष कश्यप का एक टैगलाइन है। मनीष भाई बोलते हैं, राजा का बेटा ही राजा कैसे बनेगा। बहुत बड़ा सवाल है कि राजा का बेटा ही राजा क्यों बने। उस चीज को तोड़ने का कार्य जयराम महतो ने किया है। उन्होंने एक युवाओं के बीच में एक ड्रीम्स को जगाया है, उनकी जो बोलते हैं इच्छा शक्ति को प्रबल करने का कार्य किया है कि एक गरीब तबके का बच्चा भी विधायक या सांसद या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख सकता है। तो इससे बहुत लोगों को, युवाओं को प्रेरणा मिलती ही मिलती है। और दूसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही है, आज का भारत युवा भारत है। वन लार्जेस्ट चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ। लेकिन आप देखिएगा, यूथ के रोल को नकार दिया जाता है, क्योंकि जो कुर्सी का जो नशा है ना, बहुत ही तगड़ा नशा है। कोई अगर पकड़ लेता है ना तो छोड़ना नहीं चाहता। तो जयराम महतो की अगर मैं बात करूं तो उस बंदे ने इसको तोड़ने की कोशिश की। भले उसने अपनी सीट से तोड़ के दिखा दिया, बाकी कहीं किया ही नहीं किया, अपनी सीट से तोड़ा। तो बेंग मेरी पार्टी से नहीं है, मेरी विचारधारा के भी नहीं है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, काबिल तारीफ है।
आने वाले विगत कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कहा जा सकता है कि नगर निकाय का चुनाव भी होने वाला है, नगर परिषद, नगर पंचायत का। क्या आप उसमें अपना किस्मत आजमाना चाहेंगे? पहली बात तो मैं किस्मत पे विश्वास ही नहीं करता हूँ। मेरा एक ही मंत्र है, मूल मंत्र है, मैं मेहनत करता हूँ और जो भी बात करता हूँ वो डंके की चोट पे करता हूँ, सबूत के साथ बात करता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे पूरे 1 साल के प्रकरण में इन्होंने भ्रष्टाचार में ये लिप्त नहीं है उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। मैंने बहुत सारे आरोप लगाए, तो जो प्रशासन के लोग हैं उनको बताना चाहिए ना कि भैया हम भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर नहीं फोकस किया। उन्होंने फोकस किया कि और कहां से भ्रष्टाचार बढ़ाया जाए। तो आजकल आप देखिएगा औचक निरीक्षण बढ़ जा रहे हैं। औचक निरीक्षण का मतलब है कि माल समय से नहीं पहुंच रहा है। औचक निरीक्षण का मतलब है कि नए तबादले होने वाले हैं, माल ज्यादा पहुंचाना पड़ेगा, तो थोड़ी वसूली कर ली जाए ताकि आगे किया जाए। चुनाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निकाय चुनाव होने वाला भी 3-4 अभी फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया है। काफी ऐसे दर्शक है जो सोशल मीडिया से आपसे जुड़े हुए हैं, आपके फेसबुक फॉलोअर भी हैं, जानना चाहते हैं आपकी शादी हुई या ना। अब दर्शकों की बात करें तो पहले दर्शक को एक मैसेज देता हूँ। चुनाव की बात की है, नगर निगम के चुनाव होंगे 3-4 महीने में, तो जो भी युवा इस चुनाव में भागीदारी लेना चाहते हैं, अच्छे युवा अपना दायित्व निभाना चाहते हैं कोडरमा में, वो मुझसे संपर्क करें। मेरा उनको सपोर्ट रहेगा। मैं चाहूंगा कि अच्छे युवा इसमें आए और अपनी भागीदारी लें। और रही बात मेरी शादी की, तो ये तो आई थिंक जिले में मोस्ट अवेटेड है, क्योंकि जहाँ जाता हूँ वहाँ पे एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब शादी कब कर रहे हैं? तो महादेव की कृपा होगी। हम लगातार ऐसे संक्षिप्त इंटरव्यू को लेकर आते रहेंगे आपके बीच। और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत कीमती समय देने के लिए। बहुत बिंदुओं पर आपने अच्छे से प्रकाश डाला और हम चाहेंगे कि जिले की जनता और जहाँ तक ये वीडियोज़ है, लोग सदर अस्पताल के बारे में सोचें, यहाँ कोडरमा के लोकल जनता का जो अपना व्यवसाय है उसके बारे में सोचें, रोजगार के बारे में सोचें, शिक्षा के बारे में सोचें। और जो भी चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उस पर अपना बटन तभी दबाएं जब लगे कि आपका जो भी कैंडिडेट आपके लिए कार्य करे और सही तरीके से कार्य करे, जिले का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इस पर ही अपना वोट दें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बेसिकली कोडरमा को अभ्रक नगरी बोला जाता है, आपको पता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां इंटरव्यू को लेकर आते रहेंगे आपके बीच। और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत कीमती समय देने के लिए। बहुत बिंदुओं पर आपने अच्छे से प्रकाश डाला और